आ जाइए। सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। जे एक्ट है, अच्छा एक्ट है। ये आपको राजस्थान जुडिशरी में मिलेगा, ये आपको एमपी जुडिशरी में मिलेगा, ये आपको एमपी एडीजी में मिलेगा, राजस्थान एडीजी में मिलेगा और भी 2-3 स्टेट है जहाँ पे ये एक्ट आता है। इस एक्ट के अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और हाँ, दिल्ली हाई जुडिशरी में भी आता है। क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं। केसेस अभी इतने मार्केट में इसके है नहीं, तो जनरली इसके क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं। बट अफसोस की बात यह है कि लास्ट टाइम जब राजस्थान जुडिशरी में से क्वेश्चन आए तो बिना मतलब के 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो कई बार आपकी माइनर स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी आपकी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए माइनर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मेजर को भी स्ट्रॉन्ग किया करें। ठीक है, तो आइए एक छोटी सी झलक देखते हैं इसकी कि कैसे जे को आप पढ़ सकते हैं, जे को कैसे समझ सकते हैं। अगर आपकी किसी भी कानून में समझ अच्छी है तो उस कानून को याद करना भी ईजी है। कुछ लोगों को, जैसे स्पेशली जो राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं जो जे कम पढ़ते हैं, उनको पता नहीं जे से बहुत डर लगता है। ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत इजी एक्ट है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे ना, आप कहेंगे इतना छोटा सा एक्ट है, इतना इजी समझ सकते हैं, आई समझ को समझते हैं। हम बात करें जे एक्ट की, तो सबसे पहले जब भी कोई एक्ट पढ़ते हो ना, आप एक डायग्राम बना लिया करो। जो भी कोडिफाइड लॉ है अपना फिक्स कर लो, क्योंकि मैंने लास्ट कई ऐसे वीडियोस पढ़ाए हैं जिससे सबसे पहले यही सिखाया है। तो जब भी आप पढ़ने बैठो अपना बैरेक्ट लो। बैरेक्ट क्या होता है, मार्केट में जाके लॉ वाले बुक से पूछ लेना, वो बता देगा। फिर आते ही सबसे पहले काम करो, उसको लिख लो। हिंदी मीडियम वाला बच्चा कोशिश करे कि वो दोनों लैंग्वेज में लिखे, धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और इंग्लिश मीडियम वाला आप हो सके तो हिंदी में लिखो, क्योंकि अगर राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान में हिंदी ऐसे राइटिंग आता है, वो हिंदी ऐसे राइटिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा इन शब्दों के लिए। मान लो बच्चे पे आ गए, कोई भी आ गया कि ना बाल संरक्षण के ऊपर आप ना ऐसे लिखिए, तो आपको पता ही नहीं किशोर कैसे लिखा जाता है, तो ये आपको फायदा देगा। तो कोशिश करें कि जब भी डायग्राम बनाए दोनों लैंग्वेज में बनाए, दोनों स्टूडेंट। ठीक है, चलते जे इसका पूरा नाम आपके पास बहुत बड़ा नाम है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015। पहले 2000 हुआ करता था, फिर उसको हटा दिया, अभी आया। तो जब किसी एक एक्ट को हटाकर उसकी जगह दूसरा एक्ट आता है, उसको बोलते हैं रिपलिंग एक्ट। तो ये जे एक्ट क्या काउंट होगा, ये एक रिपलिंग एक्ट काउंट होता है। तो लिख दीजिए नंबर 1, ये एक रिपलिंग एक्ट है। नंबर 2, इसकी नेचर कैसी है, ये क्रिमिनल एक्ट है। तो ये क्या सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है, ये ना तो सब्सटेंटिव लॉ है और ना ये प्रोसीजर लॉ, ये स्पेशल लॉ है। तो लिखो नंबर 3, ये स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों पे अप्लाई होता है और आईपीसी कहती है सेक्शन 41 कि जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई बनाते हैं तो वो स्पेशल कहलाता है। तो सो ये स्पेशल लॉ होता है। तो इसको ना तो आप प्रोसीजर लॉ कह सकते हैं, ना आप सब्सटेंटिव लॉ कह सकते हैं, दैट इज स्पेशल लॉ। अभी क्रिमिनल का माइनर एक्ट है। क्रिमिनल के माइनर एक्ट में जे एक्ट आता है, क्रिमिनल के माइनर एक्ट में SC/ST आता है, NDPS आता है, पोक्सो आता है और इनके जैसे NDPS आता है, IT एक्ट आता है। ये 6 तो मैं आपको काउंट करा रही हूँ क्योंकि जनरली हमारे बहुत सारे कोर्सेज में चलते हैं। ये अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, और ये सब के सब प्रोसीड होते हैं विद CRPC। इनके साथ प्रोविजन चलता है CRPC का, इनके साथ प्रोविजन चलता है एविडेंस का, इनके साथ प्रोविजन चलता है IPC का। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल हो गया क्योंकि ऑलरेडी CRPC हमारा प्रोसीजर लॉ है, एविडेंस हमारा प्रोसीजर लॉ है, IPC हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, तो इसको अलग से सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देन आता है आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं इसके पास, ये कहता है कि मेरे पास टोटल चैप्टर जो है वो 10 है। तो इसके बाद 10 चैप्टर्स हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं इसके पास, 112 है। एक्सटेंड का है पूरे इंडिया में, कब से हुआ है, 31 अक्टूबर। ये तो याद ही कर लो 31 अक्टूबर, क्योंकि जनरली आपसे पूछा ही जाता है। देन आता है इस ये कमेंसमेंट कब हुआ इसका, 15 जनवरी, 15 जनवरी को 2016 को हुआ था इसका। और सिग्नेचर कब हुआ इसके, 31 दिसंबर 2015 में इसके सिग्नेचर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका एक्ट नंबर 2 है, ये भी सवाल पूछ लेते हैं। एक्ट नंबर क्या होता है, जब भी कोई कानून बनता है किसी भी ईयर में तो उसके सिग्नेचर की जो नंबरिंग होती है उसको एक्ट नंबर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे CRPC का एक्ट नंबर 2 है, IPC का एक्ट नंबर 45 है, एविडेंस का एक्ट नंबर 1 है, तो सबका अपना अलग अलग है। जबकि देखो कॉन्ट्रैक्ट और IPC सेम ईयर में है, एक 1872 में, वो दोनों 1872 में बना, फिर भी एक का एक्ट नंबर 1 है तो एक का एक्ट नंबर 5 है, तो अलग अलग होते रहते हैं। ठीक है, 9 है। ठीक है, देन आता है आपके पास चैप्टर 1 कहता है मैं हूं आपका प्रीलिमिनरी। किसी भी कानून में तुम पढ़ने चले जाओ, हमेशा चैप्टर 1 आपको बताता है इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है, मेरे पास कौन कौन लोग हैं। देखो बेटा, आप जब पढ़ाई करके आते हो BA के बाद LLB करते हो या 12th के बाद LLB करते हो, तो क्या कॉलेज में आपने कभी सुना कि बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, कंपाउंडेबल क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, कभी सुना आपने, नहीं सुना। तो इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है, ये समझाता भैया बेलेबल किसे कहते हैं, नॉन बेलेबल किसे कहते हैं, कंपाउंडर नॉन कंपाउंडर, ये बताएगा कोड क्या होता है, क्रिमिनल कोड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है, सेफ्टी प्लेस क्या होता है, स्पेशल होम क्या होता है, चिल्ड्रन होम क्या है, ये सब पता तो होना चाहिए। इसलिए हर देखना चैप्टर 1 जहाँ भी आपको मिलेगा हमेशा आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 ये नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाना, पार्ट 1 में ये नहीं दे रखा है, वो एकमात्र ऐसा है जहां उल्टा चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो अनकोडिफाइड लॉ होते हैं, अनकोडिफाइड लॉ जिसमें सेक्शंस नहीं होते हैं, जो चैप्टर से चलते हैं, जिसमें थ्योरी चलती है, उसमें नहीं होगा। इसके अलावा आप कहीं पर भी जाओगे, जितने भी आपके कोडिफाइड लॉ हैं, आप देखना सबका चैप्टर 1 या तो प्रीलिमिनरी वर्ड यूज होगा या इंट्रोडक्शन वर्ड यूज होगा, या कहीं कहीं चैप्टर्स में नहीं है तो स्टार्टिंग में हो जाएगा। जैसे कि सीपीसी देखना चैप्टर्स में नहीं है पर स्टार्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट देखना चैप्टर्स में नहीं है पर स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये कहते हैं मैं 1 2 का 2। अब यहाँ पे आपको बताएंगे कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। बच्चे तो मन के अच्छे होते हैं। यहाँ पे 16 पॉइंट दे रखे हैं सेक्शन 3 में, और एग्जाम में पूछा है सेक्शन 3 में कितने पॉइंट है, अभी कौन पढ़ के जाता है, कौन ध्यान रखता है। सेक्शन 3 का क्वेश्चन आता है, ये सेक्शन 3 में लिखा है बच्चा चाहे कितना भी ऑफेंस कर ले, अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट इनोसेंट माना जाता है। यदि 18 साल से कम का बच्चा हीनियस ऑफेंस के अदर देन कोई भी ऑफेंस करता है, वो बच्चा माना जाएगा, वो इनोसेंट माना जाएगा। वाई? क्योंकि एक बार जब आप ऑफेंडर काउंट हो जाते हैं ना, तो आप कोई भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, तो उसका फ्यूचर तो खत्म हो गया, सरकार की कोई भी स्कीम आपको नहीं मिल सकती, तो बच्चे का तो फ्यूचर खत्म हो गया। क्योंकि बचपन से क्या सीखा पर बड़े, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो इस तरह से तो उनका लाइफ क्या हो जाए, डिस्पोल हो जाएगा। तो उस केस में इन्होंने बच्चों को हमेशा इनोसेंट माना, ये भी प्री में आ चुका है। तो आप देखना 3-4 साल का पेपर जेजे का, तो आपको सेक्शन 3 से प्री का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। देन आता है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 आता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, और चैप्टर ये कहता है कि मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 2-2 के हेड्स बनाएंगे। तो ये देखो 2 खत्म हो गए, जब भी रिवाइज करना है 2 को साथ करना, क्योंकि आप देखना भी पूरे 2-2 करते हैं आपको याद हो जाएंगे। तो पहला प्रीलिमिनरी, दूसरा प्रिंसिपल। अब आया हमारे पास सारा काम कौन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, बिल्कुल। पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक नाम दे रखा है यहाँ पे कि वो कौन होगा, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का हेड होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग करता है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है जेएमएफसी, वैसे जेजेबी होता है, तो यहाँ पे जेजेबी होगा 4 से 9, और जेजेबी का प्रोसीजर दिया गया है यहाँ पर, और ये प्रोसीजर है आपका, ये डिलीट हो गया वैसे, सेक्शन नंबर 10 से लेकर 26 तक, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रोसेस है, तो दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो क्या कहा, ये दोनों हमारे साथ में चलेंगे, ये लीजिए साथ में चला लिए दोनों को अपन ने, ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है। तो पहला आया प्रीलिमिनरी और जनरल, दूसरा आया हमारे पास जेजेबी और उसका प्रोसीजर। जेजेबी किसके लिए अप्लाई होगा, जो बच्चा ऑफेंस करता है, और जो बच्चा ऑफेंस करता है जेजे एक्ट में, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाला बच्चा, हिंदी वाला विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा। तो जो विधि का उल्लंघन करेगा बच्चा, वो जाएगा जेजेबी में। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आया चैप्टर नंबर 5 CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। किसकी बात कर रहा है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का प्रोसीजर यहाँ दिया है। ये किसके लिए प्रोसीजर है, देखो ये लिखा है, वो बच्चा जो कैरियर प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, और दिल भी बच्चा है। लेकिन जो दिल बच्चा है वो 55 की उम्र में आता है। लेकिन ये बच्चा कौन सा है, जो ऑफेंस करता है, और ये बच्चा कौन है, जो भीख मांग रहा है, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, जो भूखा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो हमारा कैरियर प्रोटेक्शन का बच्चा है। तो हो गए ये 2 फिर से हमारे साथ, ये लीजिए 2-2 के सेट मैंने आपसे कहा ही था, बहुत ईजी है ये याद करना। देखो पहले मैं प्रीलिमिनरी आया, प्रिंसिपल बताया, फिर जेजेबी आया, फिर उसका प्रोसीजर बताया, फिर कैरियर प्रोटेक्शन वाला आया, फिर CWC आई, फिर हमने उसका प्रोसीजर बताया, जो कि 31 से 38 है। अब देखो सब जने आ गए, अब हम इन बच्चों का क्या करेंगे, इन बच्चों को मार तो नहीं सकते कि भाई तुम ऑफेंडर मार दो इनको, नहीं, हमें इन बच्चों को फिर से जिंदगी जीना सिखाना है। उसके लिए हमें इनको फिर से समाज में मिलवाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन। ये आया रिहेबिलिटेशन री इंटीग्रेशन 39 से 55। और अगर इनमें ऐसा कोई बच्चा है जो 6 ईयर से कम का है और उसका अडॉप्शन हो सकता है, तो हम उसका अडॉप्शन करा देंगे। तो ये लो 2 चैप्टर फिर से आपके एक साथ हो गए, फिर से 2 चैप्टर आपके एक साथ हो गए। एक बात करता है 39 से 55 और दूसरा बात करता है 56 से 73। तो पहला चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, देन दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा जेजेबी, चौथा उसका प्रोसीजर, पांचवा CWC, छठा उसका प्रोसीजर, सातवें रिहेबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन किया, आठवें उसका अडॉप्शन करा दिया। और देन ये तो हो गए सारा बच्चों के लिए। अब हम बड़े लोग बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस करते हैं, अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इतनी देर हम जो पढ़ रहे हो बच्चों के द्वारा चीजें की जा रही है, और ये चैप्टर है ये बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस। वैसे बच्चे के अगेंस्ट आप ऑफेंस करो तो ऑफेंस IPC लग जाएगी, पर इनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें दे दिया है। कहाँ से कहाँ तक, 74 से 89, और देन चैप्टर 10 लास्ट मिसलेनियस, जो बात करता है 19 से 112, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लास्ट में जाते हैं थक जाते हैं, हम अच्छे उसको खराब कर देते हैं, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब आप 90 से 112 पढ़ना, यहीं से प्री का 100% क्वेश्चन आता है। अपील यहीं दे रखी है,
रिवीजन का प्रोसीजर भी यहीं दे रखा है। तो जब कभी भी आप पढ़ने बैठते हो, आपको लगता है मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या आप रिवीजन कर रहे हो, तो आप एक काम किया करो। क्या काम करोगे आप पीछे से पढ़ना शुरू करो, लास्ट चैप्टर से पढ़ो। मन होना चाहिए, जैसे ही मन उठ के कभी लास्ट चैप्टर पढ़ लो, कभी बीच में से पढ़ लो, क्योंकि जनरली आप यहाँ से खोलते इसकी डेफिनेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चैप्टर 1 से, कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता, आप जे वहीं छोड़ देते हो। देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा एक्ट पढ़ो। अगर आपका सिलेक्शन होना लिखा है ना, तो आप थोड़ा एक्ट पढ़ के भी सिलेक्शन कर सकते हो, और नहीं लिखा है ना तो पूरे से भी नहीं होगा। तो आपको लगता है कि मैं एक काम करता हूँ, थोड़े थोड़े सब्जेक्ट, थोड़े थोड़े सेक्शन पढ़ लेता हूँ, तो ठीक है, तब थोड़े थोड़े पढ़ लो जैसे क्वेश्चन बनता है। अब आप पूछेंगे मैडम कहाँ से क्वेश्चन बनता है बताओ, तो अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें, हमारे फाउंडेशन बेस चलते हैं, वहाँ हम सारी चीज़ें बताएंगे। वीडियो में तो फिर इतना ही, देखो यूट्यूब पे सारा थोड़ी है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं यूट्यूब से कमाते हो, कौन कमाई देता है, कितनी देता है? मेरे सब्सक्राइबर देखो बहुत कम है, मेरे व्यूज़ देखो बहुत कम है। मैं भैया कोचिंग चलाती हूँ, अपने कोचिंग से पैसा मिलता है, उससे अपना घर चलाती हूँ। जैसे आप जज बनोगे, सैलरी से घर चलाओगे, वैसे ही मैं भी अपनी कोचिंग चलाती हूँ, वहाँ से जो मुझे फीस मिलती है, जो साल भर की होती है, उसी से मेरा घर चलता है। तो इसलिए अगर और अधिक जानकारी चाहिए तब क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बेस चलते हैं, हमारे यहाँ एपीओ के भी फाउंडेशन बेस चल रहे हैं और आरजेएस के भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए हमेशा, ज़्यादा पढ़ना कई बार हानिकारक होता है। अब यहाँ से एक और चीज़ सीखते हैं हमारे कि जेजेबी में बच्चे कितने प्रकार के। आइए, मेरे पास यहाँ पे कितने तरह के चिल्ड्रन है? 2 तरह के चिल्ड्रन है। एक मेरा वो बच्चा है जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक बच्चा वो है जो लॉ को कॉन्फ्लिक्ट करता है। ठीक है, जब 2 बच्चे हैं तो दोनों का प्रोसीजर भी अलग अलग चलेगा। इसको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है तो इसके लिए काम करेगी CWC। ये ऑफेंस करेगा तो इसके लिए 2 जने आएंगे हमारे पास, एक आएगा तुम्हारे JJB और एक आएगा तुम्हारे पास चिल्ड्रन कोर्ट। ठीक है, चिल्ड्रन कोर्ट आ जाएगा। इसका जो प्रोसीजर चलेगा वो सिविल नेचर का चलेगा, और इसका जो प्रोसीजर चलेगा वो क्रिमिनल नेचर का चलेगा। इसीलिए जब आप डेफिनेशन क्लोज में जाओगे तो वहाँ देखना, वहाँ पे लिखा है 2 तरह के कोर्ट लिखे हुए, 20 में और 23 में। निकालो सभी जने, 2 का 20 और 2 का 23 निकालो, बैरेक में से निकालो अपने। तो 20 देखो चिल्ड्रन कोर्ट वर्ड यूज़ किया गया है, और 23 देखो केवल कोर्ट वर्ड यूज़ किया गया है। दिखा, वहाँ पे दिखा है चिल्ड्रन कोर्ट। तो इसके लिए जो काम आता है 2 का 20, और यहाँ पे जो आता है वो आता है 2 का 23। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चा है जिसका हम अडॉप्शन कराते हैं। ठीक है, इस बच्चे का अडॉप्शन कोई नहीं करेगा, आप लेके जाओगे क्रिमिनल को अपने घर पे, कोई नहीं लेके जाएगा। तो रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन दोनों का होगा, लेकिन यहाँ इस बच्चे का अडॉप्शन होता है, इस बच्चे का अडॉप्शन होता है। तो इस बच्चे का एप्रीहेंशन होता है, एप्रीहेंशन होता है। इस बच्चे के लिए 3 घर बने हुए होंगे, आप देखना, इस बच्चे के लिए 3 घर हैं, इस बच्चे के लिए सारे घर हैं, इस बच्चे के लिए बहुत सारे घर हैं। इसके पास सिर्फ 3 ही घर हैं। पहला घर ऑब्जर्वेशन होम, दूसरा घर स्पेशल होम, और तीसरा घर सेफ्टी प्लेस। तो ये 3 लेके ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम और सेफ्टी प्लेस। जबकि चिल्ड्रन होम, फोस्टर केयर, फिट पर्सन, फिट फैसिलिटी है ना, क्या बोलते हैं, फैमिली फोस्टर केयर, ग्रुप फोस्टर केयर, पता नहीं इसके लिए बहुत सारे घर मिलेंगे आपको, पर इसके पास 3 ही घर है क्योंकि ऑफेंडर है, ऑफेंडर के पास इतने ही घर होते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की प्रोसीडिंग चलती है, एक चलती है इस बच्चे के लिए और एक चलती है इस बच्चे के लिए। तो एक सिविल नेचर का काम करता है और क्रिमिनल का, इसलिए हम जेजे एक्ट को बोल सकते हैं ये क्वाजी सिविल है और ये क्वाजी क्रिमिनल है। जब कभी भी किसी भी लॉ में दोनों मिक्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्वाजी सिविल क्वाजी क्रिमिनल। जैसे कि CRPC चैप्टर नंबर 9 वो आपका क्वाजी सिविल क्वाजी क्रिमिनल है। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्शन की वो मेंटेनेंस की बात करता है और मेंटेनेंस सिविल नेचर का है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें देखो जाके, वहाँ पे आपको रिलीफ दिए गए, ऑर्डर्स दिए गए 18, 19, 20, 21, 22, आपको रिलीफ मिल रही है। वहाँ पे जहाँ रिलीफ बढ़ आता है, अनुतोष शब्द आता है, तो वो होता है हमारा सिविल। तो हम डोमेस्टिक वायलेंस को भी बोल सकते हैं क्वाजी सिविल क्वाजी क्रिमिनल। तो हमेशा याद रखना कि जिस भी लॉ में जहाँ पर भी हमें कोई ऐसा प्रोविजन मिल जाए जो बात करता है क्रिमिनल सिविल दोनों का, तो क्वाजी सिविल क्वाजी क्रिमिनल है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को, इस थॉट को वहाँ अप्लाई मत करना। कहाँ अप्लाई मत करना? एविडेंस एक्ट में। एविडेंस का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एस्टोपल, वो अकेला चैप्टर सब्सटेंटिव लॉ है। उसके बाद भी पूरा का पूरा एविडेंस हमेशा प्रोसीजर लॉ ही काउंट होता है।
ये चीज़ें वहाँ अप्लाई मत करना। कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, एक चैप्टर के सब्सटेंटिव होने से पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट क्वाजी प्रोसीजर और क्वाजी सब्सटेंटिव नहीं हो जाता, वो हमेशा प्रोसीजर लॉ ही रहता है। ठीक है। नंबर 2, वैसे सीपीसी देखना आप, सीपीसी के जो सेक्शन है वो सब्सटेंटिव दिखाता है और जो ऑर्डर है वो प्रोसीजर है, तो उसको मतलब सीपीसी को आप क्वाजी प्रोसीजर और क्वाजी सब्सटेंटिव नहीं बोलेंगे, वो पूरा प्रोसीजर लॉ ही काउंट होगा। तो ये वाला लॉजिक वहाँ मत लगा देना। ठीक है। तो यहाँ पे आया तो 2 तरह की यहाँ पे प्रोसीडिंग चलेगी। अब आता है जब आप इसको पढ़ने बैठते ना, मन ही नहीं होता है, होगा ही नहीं। क्यों? देखो इसका डेफिनेशन क्लोज, बाप रे इतनी को डेफिनेशन देता है। ऊपर से इस डेफिनेशन क्लोज से आरजीएस मेन 2021 में 5 शॉर्ट नोट पूछे गए थे, जिनमें से कोई 3 आपको लिखने हैं। इसका मतलब आप इसके डेफिनेशन क्लोज को इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप देखोगे ये चैप्टर स्टार्टिंग ये वाले अच्छे समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब सवाल पूछते हैं आपसे 5 नंबर का रिहेबिलिटेशन पे लिखो, आपका मन ही नहीं हुआ क्या करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्या छोड़े क्या पढ़े, ये पूरा डायरेक्ट ही काम का है। ठीक है। तो इसके साथ ही सूर्य डिग्री यूनिक्लो क्लासेस से फाउंडेशन बेस चलते हैं। आप सिंगल जेजेक पढ़ना चाहे तो सिंगल जेजेक भी ले सकते हैं, बाकी पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए क्लास का मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।